मैं सत्यनारायण एक बार फिर आप सभी छात्रों का किरण ITI की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हुआ हूं पुराने क्वेश्चनों के साथ। देखिए, आज के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इन क्वेश्चनों में जो जो पॉइंट बताने या तर्क देने के योग्य मैं आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। इन क्वेश्चनों में जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उन क्वेश्चनों में अधिकतर परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन होंगे। ये परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी होंगे और CBT ITI के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी ये उपयोगी होंगे। देखते हैं, चलते हैं, क्वेश्चनों को करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। विद्युत परपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परपथ में समान शब्द क्या है? इसका अर्थ ये हो गया, एक विद्युत परपथ होता है, एक चुंबकीय परपथ होता है। अब विद्युत परपथ और चुंबकीय परपथ दोनों इक्वल इक्वल माने जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी टर्म्स होते हैं जो एक दूसरे के समतुल्य माने जाते हैं। जैसे विद्युत परपथ में का करंट चलता है, उसमें फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो करंट की बात करेंगे तो फ्लक्स की तुलना करेंगे तो एक दूसरे के समतुल्य मान लिया जाता है। इसी प्रकार इसने चालकता की बात की है, कंडक्टेंस की बात की है। कंडक्टेंस में चालकता क्या रखा है, किस कंडक्टेंस में क्या चालकता होगी, ये क्या करती है, चालकता क्या होती है विद्युत परपथ में। किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा बहने में जो सहायक होती है वो चालकता कहलाती है। ठीक है, इसका मात्रक महो होता है। इसी प्रकार अगर चुंबकीय परपथ में ये किसके समान हो, परमियंस के समानुपाती होगी। परमियंस मतलब होता है ये फ्लक्स के बनाने में सहयोग करती है। जब हम जो विद्युत परपथ में फ्लक्स बहता नहीं है, उत्पन्न किया जाता है। चुंबकीय परपथ सॉरी चुंबकीय परपथ में क्या होता है, फ्लक्स को बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है, जबकि विद्युत परपथ में धारा को बहाया जाता है। ये धारा के बहने में सहयोग करने वाला होती है। इसी प्रकार चुंबकीय परपथ में ऐसा कौन सा टर्म्स है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उसको सहयोग करे? तो सहयोग करेगा, परमियंस करेगा, रिलेक्टिविटी करेगा नहीं, क्योंकि ये बाधा उत्पन्न करता है कि तुम रुकने में मत, फ्लक्स को बनाने में बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए हो नहीं सकता। निश्चित में जैसे यही है, ये यही है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका दूसरा आपका आंसर होना चाहिए। समझ रहे बात मेरी? अब आपका दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी विद्युत परपथ में विद्युत आवेश Q, वोल्टेज V तथा धारिता C हो, तो C का मान क्या होगा? C का मान पूछ रहा, धारिता का मान क्या होगा? तो C बराबर Q और V। तो C का मान आप लोगों ने दो बार देखा होगा। एक तो आपने देखा होगा C बराबर होता है K इंटू A N माइनस वन इंटू डी अपॉन डी, सॉरी अपॉन डी। के गुणा ए गुणा कोष्टक एल माइनस वन कोष्टक वन। अब एन माइनस वन जो हम लोग कल पढ़े थे, कल वाले क्वेश्चन में हमने पढ़े थे, तो के क्या है, नियतांक है। एक है प्लेटों का क्षेत्रफल है और एन क्या है, एन है प्लेटों की संख्या, एक है उन प्लेटों के बीच की दूरी। तो हम जो संधारित्र बनाते हैं, जो कंडेंसर बनाते हैं, कल हमने बताया था कंडेंसर का क्या काम होता है, विद्युत आवेश को एक समान इक्वलिटी बनाने का काम करता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैकेनिकल पावर, जैसे आपने फ्लाईव्हील सुना है, फ्लाईव्हील फ्लाईव्हील का भी यही काम होता है, वो इक्वलिटी बना के रखता है। अगर किसी करंट देने की जरूरत हो या किसी पावर इलेक्ट्रिक मैकेनिकल पावर की जरूरत हो ज्यादा, तो फ्लाईव्हील क्या करता है, दे देता है, और ज्यादा उन पर वो ले भी ले लेता है। अतः वो उसकी जो स्पीड है इक्वलिटी बनाने का काम करती है। इसी प्रकार कंडेंसर का भी काम यही होता है। अगर इलेक्ट्रिक का सर्किट अधिक है तो वो स्टोर कर लेता है और जरूरत बनने पर वो किसी भी उपकरण को दे देता है। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं, तो जो आपके कंडेंसर बनाने की विधि है वो कई प्रकार की होती है। उनकी संरचना का आधार देखे जाए, पेपर कंडेंसर, माइका कंडेंसर, इस तरह के आपके कंडेंसर आधार भी होते हैं। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला होता है, सी बराबर होता है, तो अगर धारिता दे विद्युत आवेश दे रखा हो तो सी बराबर क्यू अपॉन वी हो जाता है। क्यू अपॉन वी हो जाता है, तो क्यू अपॉन वी जो होता है वो ही आपका दूसरे फॉर्मूला। अगर इसकी आवेश दे रखा हो, आवेश का मात्रा आप जानते क्या होता है, आवेश का मात्रा कूलम होता है। जिसने कूलम ने दो नियम दिए, आवेश एक दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला दिया था, बताया था फॉर्मूला। क्यू का जो आवेश का मात्रा का होता है कूलम होता है, तो वी क्या है, ये वोल्टेज होता है, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, और सी का मात्रक का होता है फैराड होता है।
इस तरह आप लोग इस चीज को समझ जाना चाहिए कि सी क्या होती है। सी आपका कंडेंसर होता है, कंडेंस कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस की मात्रा का होता है फैराड होता है, धारिता। ठीक है। और क्यू का आवेश होता है, आवेश का मात्रा होता है कूलम होता है, और वोल्टेज वी का मात्रा होता है वोल्ट। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए ये आपका दूसरे कांच का होना चाहिए आपका पहला, दूसरा होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा, और चौथा भी नहीं होगा। इस तरह से हम इन तीनों को आपको गलत कर देंगे, पहला इसमें आंसर सही है दूसरे का। ऐसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। आप एक विद्युत चुम्बकी आप एक विद्युत चुम्बक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। ये कह रहा है एक चुम्बक है, अगर उस चुम्बक को मैं उसकी चुम्बक की ताकत कैसे बढ़ाएंगे कि कोई वस्तु लोही वस्तु ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो, खींचे, तो ये क्या कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर हम चुम्बक बनाएंगे, चुम्बक होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी कृत्रिम चुम्बक होती है, दूसरी होती है नेचर में पाई जाने वाली चीज जो प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। नेचर में जो पाई जाने वाली चुम्बक होते हैं, पत्थरों से चुम्बक होते हैं, पत्थरों में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो नेचर में होते हैं, वो प्राकृतिक चुम्बक कहलाती है। और ये हमेशा मानव द्वारा निर्मित नहीं की जाती है, ये प्रकृति में पाई जाती है, स्वतः ही पाई जाती है। ऐसे चुम्बक को हम प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। और जो मानव द्वारा बनाई गई हो तो वो चुम्बक कृत्रिम चुम्बक कहलाती है। ठीक है। और कृत्रिम चुम्बक कई प्रकार की होती है, एक परमानेंट मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है, एक होती है अपरमानेंट मैग्नेट होती है। अस्थाई और स्थाई चुम्बक कहते हैं, एक स्थाई कहते हैं, एक अस्थाई कहते हैं। इसी हम में बात करें तो अगर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा दें तो उस चुंबक की खींचने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, बाकी का गलत है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। वायु संधारित्र का प्रयोग किस कण में किया जाता है। तो ये एयर कंडेंसर होता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। एयर कंडेंसर का प्रयोग हमेशा जो रेडियो रिसीवर होते हैं वहां पे किया जाता है। ठीक है। रेडियो रिसीवर इसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो रेडियो रिसीवर इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। आप लोग इस समय सारे क्वेश्चनों को समझ चुके होंगे, इनके उत्तर भी आप लोग अच्छी तरह से जान चुके होंगे। तो अब अनेक क्वेश्चनों के साथ फिर करते निकालते हैं। इन क्वेश्चनों को मैं रफन करने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो रफ करता हूँ, आप लोग नोट भी करते जाइए साथ साथ, इससे आपको कभी अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत डाउट होता है तो उसे फिर दोबारा से देख के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी क्लियर ना होता तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे से संपर्क कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और हम हल कर कोशिश करेंगे हल करने की। ठीक है। कर लिया वो, आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चनों को भली भांति समझ चुके होंगे। साथ साथ नोट भी करते रहिए, जिससे आपको कभी भूल भी आते तब भी आपको याद करने में आसानी रहे। नए क्वेश्चनों के साथ फिर दोबारा लेके आता हूँ। उन क्वेश्चनों को फिर से दोबारा देखते हैं, उन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। चलिए लिखते रहिए इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है,
ये कह रहे हैं कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती है। ये कह रहा है वोल्टेज के समानुपाती होगी, ये धारा के समानुपाती होगी, या आवृत्ति समानुपाती होगी। आप लोगों को पता है जो चुंबकन धारा होती है दो प्रकार होती है, एक हिस्टैरिसीस धारा होती है, एक होती है भंवर धारा होती है, जिसे हम एडी करंट धारा कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। तो एडी करंट के बारे में बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, तो हमेशा ये आवृत्ति के समानुपाती होती है, इसमें कोई धारा का प्रभाव नहीं पड़ता। धारा अगर धारा कम हो तब भी इसमें कोई समानुपाती नहीं होगी, ना इसके वोल्टेज समानुपाती होगी, ना ये प्रतिरोध की समानुपाती होगी। आप लोग इस समझ को अच्छी तरह समझ जाएं। अगर कोई विद्युत विद्युत कौन सी है, विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए आवृत्ति के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक की कौन सी विशेषता होती है, चुंबक की कौन सी विशेषता होती है। नंबर एक, ये कह रहा है दृश्य विशेषता होती है, या प्रेरक विशेषता होती है, संतृप्त विशेषता होती है, नंबर चार होती है ध्रुव मौजूद विशेषता। इसका आंसर आपका होगा दृश्य में विशेषता होगी। जो कभी भी किसी भी चुंबक को विद्युत चुंबक को तो बहुत ही सही है,
ये विद्युत चुम्बक में चाहे आपको कितने भी चुम्बक के टुकड़ा कर दिया जाए, लेकिन फिर भी आपके उस चुम्बक के दो ध्रुव ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ये सही बात है, ध्रुव विशिष्ट होते हैं, लेकिन किसी चुम्बक को अगर किसी स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया जाए, लटका दिया जाए, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही शो करती है। ये निश्चित एक विशिष्टता होती है। इसलिए इसकी क्या विशेषता होती है? दिशा विशेषता, दिशा को ज्ञान कराती है, ये दिशा का ज्ञान कराती है, जबकि ध्रुव किसी का ज्ञान नहीं कराते हैं। ध्रुव उसका खुद का एक पार्ट होता है, मतलब इसमें गुण क्या होता है? दिशा का ज्ञान कराता है। क्या जब कोई चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटका दिया है तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकती है, अतः ये क्या कह सकते हैं? ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका विशिष्टता होती है, दिशा विशिष्ट होती है। जब ध्रुव मौजूद विशिष्टता क्या है? ध्रुव तो उसमें मौजूद होते ही होते हैं, लेकिन ये कोई विशिष्टता तो नहीं है, ये तो उसका पार्ट है। अगर किसी चुंबक को तोड़ दें फिर भी उसको दो ध्रुव बन जाते ऑटोमेटिक, तो ये तो उसके खुद के पार्ट है। तो पार्टों की बात नहीं कर रहा है, जब ये विशेषता की बात कर रहा है तो उसमें क्या विशेषता मानी जाएगी? क्या मानी जाएगी बताना? विशेषता मानी जाएगी आपकी, क्या मानी जाएगी? दिशा की विशेषता। समझ रहे हो मेरी बात? मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश करें। मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आगे चलाता हूँ, करता हूँ, फिर आगे क्वेश्चनों को लिखता हूँ, फिर कोशिश करते हैं हल करने की। अगला क्वेश्चन, अनचुंबकीय पदार्थ। जैसे कि आप लोगों को मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें किस शक्ति चुंबक के पास लाए आने पर उसमें चुंबकीय गुण क्या न के बराबर आए, न के बराबर ना आए तो उसके चुंबकीय सामर्थ्य भी थोड़ी कम हो जाए। अतः हमने एक लिखा था, के बराबर बराबर, के बराबर के से छोटा एक, और के का मान एक से बड़ा। इस हमने एक फॉर्म मैथमेटिक फॉर्म में लिखा था कल, आपको याद होगा। अब आपको पदार्थ कितने प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं चुंबकीय पदार्थ। कितने प्रकार के? तीन प्रकार होते हैं। एक होता है लोह चुंबकीय पदार्थ, और नंबर दो होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ, और नंबर तीन होता है अनचुंबकीय पदार्थ। देखिए अनचुंबकीय पदार्थ में आपका याद है एयर आ रहा है इसमें, ठीक है, इसका आंसर एयर होगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ में आपका विस्मित वो आता है, एंटीमनी आता है, विस्मित एंटीमनी आता है। और लोह चुंबकीय पदार्थ में कोबाल्ट निकल लोहा आता है, जिनमें के का मान एक से अधिक होता है वो लोह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जिनका मान एक के बराबर होता है ये कुछ चुंबकित हो जाते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी सतह चुंबक के पास लाने पर उसमें थोड़े बहुत चुंबकीय गुण आ जाए तो वो कौन से गुण कहलाते हैं? अनचुंबकीय गुण कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय किसी चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत, किसी चुंबकीय पदार्थ के पास लाने पर, किसी सतह चुंबक के पास लाने पर किसी चुंबकीय पदार्थ को, तो उसमें एक चुंबकीय गुण ना आए और उसके चुंबकीय गुण कुछ कम हो जाए तो वो क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। अचुंबकीय पदार्थ आप समझ गए होंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? एयर होगी। क्या होगी? वाय होगी। अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ में आने से क्या होते हैं? इनका क्या होता है? चुंबकीय गुण कम हो जाता है किसी सतह चुंबक के पास लाने पर। तो ये हमारे क्या है? तीन प्रकार के पदार्थ है। लोह चुंबकीय पदार्थ होता है तो तीन प्रकार के, लोह चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मान हमेशा एक से, के का मान एक से कम होता है, के मान एक से कम होता है। समझ बात मेरी? ठीक है, आगे चलाते हैं क्वेश्चन और।
यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ाते जाए, बढ़ती है, बीच की दूरी बढ़ती है, ठीक है, तो प्रेरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर 1, बढ़ेगा। नंबर 2, घटेगा। नंबर 3, शून्य हो जाएगा। नंबर 4, ये समान है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बढ़ेगा। क्या रहेगा? बढ़ेगा। अगर ये कह रहा है यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरक का मान या प्रेरणा का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रेरणा होता क्या है? पहले प्रेरणा क्या होता है इस बात को समझने की कोशिश करें। और घुमावों का मतलब क्या होता है ये समझिए। ये सब चुंबकीय प्रपथ की बात कर रहे हैं हम लोग। चुंबकीय प्रपथ पढ़ रहे हैं, चुंबकीय प्रपथ के क्वेश्चन पर हल कर रहे हैं। तो चुंबकीय प्रपथ में क्या होता है, हम चुंबकीय प्रपथ बनता कैसे, पहले तो सबसे बड़ी बात आती है कि चुंबकीय प्रपथ होता क्या है, कैसे बनाया जाता है। जब किसी लोहे की छड़ पर कोई तार लपेट दिया जाए और उससे सप्लाई प्राप्त किया जाए तो उस लोहे में एक चुंबकीय गुण आ जाते हैं, जो और उसका जो एरिया होता है वो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और ये परपथ जो बना है वो चुंबकीय परपथ कहलाता है। समझ गए चुंबकीय परपथ कैसे बना आपका? जैसे सपोज करो जैसे आप मान लीजिए एक कोई छड़ ले लिए, ठीक है, ये एक लोहे की छड़ है, इस्पात की छड़ ले ली हमने, ठीक है। इस इस्पात की छड़ पर हमने क्या किया, कुछ तार लपेट दिए, ये तार लपेट के और यहाँ से हमने क्या कर दिया, सप्लाई प्रकट कर दी, ठीक है। इसमें जो बी वोल्टेज ने इसमें छोड़े तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र बना। क्या बना? चुंबकीय क्षेत्र बना, क्षेत्र बना। और चुंबकीय क्षेत्र जो बना है और ऐसा जो परपथ जो तैयार बन गया है वो चुंबकीय परपथ कहलाता है। ठीक इसी बात की कह रहा है, अगर हम फेरों की संख्या को बढ़ा दें, अगर हम फेरों की संख्या को बढ़ा दें, बढ़ाने की बात कर रहा है, बढ़ाने की, इस क्वेश्चन बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन के घुमावों को बीच की दूरी बढ़ती है, अगर बढ़ाने की बात करें इनकी बीच की दूरी बढ़ती है। तो आपका देखिए एक जो चुंबकीय बल लगता है वो क्या होता है आपका, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या गुणा धारा। अतः हम कह सकते हैं एन इंटू आई। अतः कहते हैं एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या हो जाती है, आई क्या है, विद्युत धारा का मात्रक। अब फेरों की संख्या इसका जो मात्रक का डिपेंड कराएंगे, मात्रक बन जाएगा एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स, टर्न्स एम्पियर टर्न्स हो गया, एम्पियर टर्न्स या एम्पियर टर्न्स हो गया, एम्पियर बोलो सही रहेगा, एम्पियर टर्न्स होता है इसका मात्रक। तो एम्पियर क्यों एम्पियर टर्न्स इसलिए बनेगा, धारा मात्रक एम्पियर होता है और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत से टर्न्स लगे हैं इसलिए टर्न्स इसका बहुवचन बन गया, इसलिए इसका मात्रक ये बन गया।
अब क्या कह रहा है कि अगर चुंबकी जो घुमावों के बीच की दूरी, घुमाव बोलो या फेरो बोलो, एक ही बात होती है, या लपेटा बोलो तब भी एक ही बात ही होगी। जब ये कह रहे हैं फेरों के बीच होंगे, सपोज करो ये हमने घने कर दिए, इनको बीच में बढ़ा दें, तो हमारे प्रेरणा का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रेरणा क्या होता है? जब किसी चुंबकीय पदार्थ, जब किसी चुंबकीय कॉइल को, एक कॉइल मान लीजिए, जब किसी चुंबकीय कॉइल को, ये कॉइल को, ये इंडक्टर को किसी दूसरी चुंबकी के पास लाए जाते हैं, जब दूसरी चुंबकी के पास सटीक रखा जाता है और उसमें पहली चुंबकी कॉइल पर क्या किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऑटोमेटिक प्रेरण के द्वारा दूसरी कॉइल में भी धारा बहने लगती है, यही प्रेरण कहलाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोटर और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक होती है सेकेंडरी कॉइल होती है। आपने देखा होगा अगर हम प्राइमरी कॉइल में जोड़ देते हैं 11 की लाइट को, तो ऑटोमेटिक प्रेरण के द्वारा 420 या 230 वोल्टेज निकलते हैं सेकेंडरी कॉइल से। आप लोगों ने देखा होगा घरों पे। जब हमने तो सिर्फ क्या किया, एक पहली कॉइल में सोर्स से जोड़ा, ऑटोमेटिक दूसरी कॉइल से निकलता हुआ हमारे घरों में लाइट। अब ये लाइट आई तो इनके जो बीच की जो प्रोसेस क्या हुई, वो ही प्रेरण कहलाती। तो इसमें क्या कह सकते हैं, ट्रांसफार्मर जो सिद्धांत पर काम करता है वो ट्रांसफर आपके म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है, अतः हम कह सकते हैं वो ट्रांसफार्मर अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसी प्रकार अगर मोटर की बात करें तो मोटर भी सेम चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। चुंबकीय फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। फैराडे ने जो विद्युत का चुंबकीय सिद्धांत दिया था वो मोटर और अल्टरनेटर या डायनामो काम करते हैं सिद्धांत पर। इसी बीच में आपका एक क्वेश्चन दे दिया है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम कह सकते हैं घुमावों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रेरण का मान बढ़ जाता है। क्या बढ़ेगा? प्रेरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रेरण के मान का बढ़ जाएगा। समझ गए? घटे इस नहीं सकता है क्योंकि हमारा चुंबकीय क्षेत्र का एरिया ज्यादा हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र का एरिया ज्यादा हो जाएगा प्रेरण भी ज्यादा होना चाहिए, और नजदीक रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का सिकुड़ जाएगा। मेन कारण यही है। ठीक है, ठीक है, तो इस यहीं पे अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगली क्लास के लिए फिर प्रस्तुत होऊंगा।